हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सोशल साइंस का हमारा अतीत, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, पढ़ने से पहले आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन है प्रारंभिक। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें इसमें पता लगानी है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। ठीक है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, क्या यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले आखिर क्या हुआ। तो एक लड़की जो अखबार पढ़ रही थी, वो अचानक उसमें एक खबर पड़ी कि 100 साल पहले। तो वह सोचने लगी कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका ही हमने इस लेसन में जो है कैसे पता लगाएं। ठीक है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या याद हो कि उस समय क्या हुआ, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जा सकता है। आखिर आप सबके मन में सवाल आता होगा कि बहुत साल पहले आखिर क्या हुआ, ये हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, पीछे पहले क्या हुआ था इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटक, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। ठीक है, हम इतनी चीज़ें जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, अब प्रश्न आता है कि लोग कहाँ रहते थे पहले से। मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, तो पहले से जो लोग थे वो ऐसी जगहों पर रहते थे जो नदी के किनारे, जहाँ पे उन्हें पानी आसानी से मिल जाए। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो लोग क्या करते थे, जैसे जंगल से फल और विशाल जहाँ जंगल होते थे ऐसी जगहों में रहते थे जहाँ फल मिल जाएं या वो मिल जाएं। ठीक है, सामान जानवरों का शिकार भी हो सकता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आपको ये पता लगाना है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर रही होंगी। कुछ लोग ऐसे स्थानों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाना है, जहाँ इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ की फसलों को उगाना आरंभ किया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आरंभ किया था उगाना, गेहूं और जौ की फसलें। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी इसी समय शुरू कर दिया था। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में पता लगाओ। ये ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहाँ की कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको दिखाया गया है, ये मैप आपको दिखाया गया है। इसमें ये देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं यहाँ। ठीक है, ये गारो पहाड़ियाँ इस तरफ दिखाई गई हैं। तो ऐसे स्थानों में लोग रहते थे पहले से। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी अन्य सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जो बड़ी नदी में जैसे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जाती हैं उनको कहते हैं सहायक नदियाँ। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में
नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। लगभग डियर स्टूडेंट 2500 वर्ष पूर्व जो है गंगा तट के किनारे तथा सहायक नदियों के किनारे छोटे छोटे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में जिसे बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों में लोग सदैव एक महाद्वीप से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा करते थे। जैसे पर्वतों में भी जाते थे, पहाड़ों में भी जाते थे, रेगिस्तानों में, समुद्रों के कारण समुद्रों में भी जाते थे। तो उनकी यात्रा जो है बहुत ज़्यादा जोखिम वाली होती थी। ठीक है, अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे। कभी कभी लोग जो है अपने काम की तलाश में जाते थे और कभी कभी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी जिसके कारण उन्हें अपना स्थान जो है छोड़ना पड़ता था। ठीक है, और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी और जो राजा लोग थे उनकी सेनाएं जो है दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। व्यापारी कभी काफिले में जाते तो कभी जहाज़ों में जाते थे और अपने साथ में मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थानों में जाते थे। और उस समय क्या होता था, जो है व्यापारी बहुत बड़ा काफिला लेके साथ में चलते थे। ठीक है, और कभी जहाज़ों में जाते थे और कभी मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक दूसरी जगह जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु लोग होते थे वो भी एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे को जाया करते थे। कुछ लोग नए तथा रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे और कुछ ऐसे लोग भी थे उस समय जो कि नई नई जगह खोजने के लिए भी यात्राएं किया करते थे। ठीक है, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो इससे लोगों को क्या है, एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि आज लोग क्यों यात्राएं करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक बार आप फिर से इस मानचित्र को देखिए। ये आपको दिखाया गया है, मानचित्र को देखो कह रहे हैं। इसमें सारी दिखाई गई हैं आपको। ये काबुल नदी, ये सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये किरथर की पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ से सिंधु नदी बह रही है। तो ऐसे स्थानों में लोग बसते थे। ठीक है, और ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये सोन नदी, चंबल नदी, ये सब गंगा नदी में जो है मिलती थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब हमको ये पढ़ना है। एक बार फिर से मानचित्र 1 को आपने पहाड़ियाँ, पर्वत तथा समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप से बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जो लोग इधर उधर आए गए, इनसे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो कई साल पहले से जो लोग क्या करते थे, पत्थरों को तराशते थे और संगीत रचते थे और भोजन बनाने के लिए भी नए तरीकों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, देश के नाम। अब देखिए देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडस से जो है इंडिया शब्द निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, तो ईरानियों ने क्या कहा, ईरानियों और यूनानियों ने
हिंदोस तथा इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। तो ऋग्वेद कब की 3500 वर्ष पुरानी कृति है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। तो अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई हैं प्रारंभिक काल में, उनको ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो उस समय ये पुस्तकें डियर स्टूडेंट कैसे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी, जिन्हें कि पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिस शब्द का लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला हुआ है, मतलब हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ के पत्रों में या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि पांडुलिपियाँ किस में लिखी जाती हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियाँ किस में लिखी जाती हैं? प्रायः ताड़पत्रों में और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र में जो है लिखी जाती हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, इसमें क्या है? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये डियर स्टूडेंट एक इसका उदाहरण दिया गया है यहाँ पे आपको। इसमें जो दिखाया गया है ये देखिए, ये आपको दिखाया गया है। तो ये क्या है? ये मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई गई है। इस तरीके से पहले से लिखी जाती थी, जो ये भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल होती है उसमें लिखी जाती थी। ठीक है। इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ जो है नष्ट कर दी गई, और फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपियाँ हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? मंदिरों में या बिहारों में मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इन पांडुलिपियों में जो लिखावट है पहले समय की, उसमें कई चीज़ों के बारे में हमें मिलता है ज्ञान। जैसे धार्मिक मान्यता क्या थी उस समय, कैसा लोग व्यवहार करते थे, राजाओं का जीवन कैसा होता था। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में इनमें हमें लिखा हुआ मिलता है, और कैसी वहाँ औषधियाँ प्रयोग होती थी उस समय, विज्ञान में क्या होता था। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो उस समय लोग आमतौर पर कैसी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें अथवा पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है। इस तरह से ये देखिए, पत्थर में इस तरह से भी लिखवाया जाता था। इनको अभिलेख कहा जाता है, ताकि लोग इन्हें पढ़ सकें और इनका उपयोग कर सकें। ठीक है। और इनके आदेश, जो भी इसमें आदेश लिखा जाता था, इसका पालन करें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। हर शासक जो है लड़ाई में उन्होंने क्या विजय हासिल करी, क्या करी, वो सब चीज़ें भी इनमें लिखवाते हैं। ठीक है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ठीक है। ये लगभग 2500 वर्ष जो ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है,
ये जो दिखाया गया है 2500 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। तो ये अशोक के आदेश पर उत्कीर्ण हुआ। इस शासक के विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें लिखनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम बोलते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा अरेमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ये किस में है? अरेमाइक तथा यूनानी तथा अरामेइक नामक भिन्न लिपियों में ये अभिलेख जो है लिखा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कैसे जान सकते हैं? कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें थी जो वस्तुएं जो है अतीत में प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। तो जो इन चीज़ों का अध्ययन करता है, प्राचीन काल की चीज़ों का जो इनका अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? औजारों का अध्ययन करते हैं, हथियारों का करते हैं, बर्तनों का करते हैं, आभूषणों का, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई आदि भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? कोई पत्थर की चीज़ें मिलती हैं, कोई धातु की मिलती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें आपको क्या दिखाया गया है? एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र दिखाया गया है। जो पुराने समय में कोई खुदाई हुई होगी कहीं, तो इस तरह के वहाँ पात्रों का प्रयोग भी होता था। ये 4700 वर्ष पूर्व का पात्र है। दायां एक पुराना चांदी का सिक्का। इसमें देखिए एक पुराना चांदी का सिक्का भी दिखाया गया। ये इस तरीके से होते थे। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। डियर स्टूडेंट, इनका प्रयोग देखिए पहले से इस तरीके से बने होते थे और इनका प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? अब आप देख सकते हैं कि आजकल के सिक्के कैसे हैं और ये कैसे हैं। ठीक है, चलिए हम कहाँ पे पहुँचे थे? हाँ, यहाँ तक हम पहुँचे। से आगे पढ़ते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग आखिर क्या खाते थे। ठीक है, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिले होंगे? अब ये जानना है कि क्या जो पुरातत्वविद थे, जो इनका अध्ययन करते थे, उन्हें कपड़ों के अवशेष भी मिले होंगे। ठीक है, पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए वो क्या प्रयोग करते हैं? जो पुरातत्वविद होते हैं वो स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना जो है बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो इन स्रोतों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि अतीत में क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे। ठीक है, अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, अतीत एक या अनेक। अब ये सवाल आता है कि अतीत एक है कि अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। इसमें भी अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग उनके मायने थे। ठीक है, उनका अतीत अलग अलग था। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा
कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन से अलग था और शिल्पकारों के जीवन से जो है बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत अन्य शहरों में क्या करते हैं लोग? खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, इसलिए हम अतीत में भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी लोगों का जीवन जो है एक सा था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि इनके बारे में बहुत कुछ जानना अभी भी शेष है। ठीक है, तो पहले से जो है राजा लोग जो लड़ाइयाँ लड़ते थे उसके बारे में तो हमें बहुत चीज़ें जानकारी मिलती हैं, जबकि आम लोग जो रहते थे, किसान, शिकारी, पशुपालक जैसे, इन लोगों का लेखा जोखा हमें अभी भी कम मिलता है। ठीक है, अब देखिए तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बता दोगे। ठीक है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कोई भी वर्ष की गणना कैसे की जाती है? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब देखिए इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों को पहले एडी लिखा पाती हो। यह एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष और बीसी मतलब ईसा पूर्व। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो भारत में इसका प्रयोग कब से हुआ था? 200 वर्ष पूर्व से हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है, पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस समूह अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। ठीक है, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार करना है। तुम उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। ये आपकी कल्पना है, ये आपको करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।